नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश की, निजीकरण के खिलाफ विपक्ष के हल्ला बोल की, जानेंगे कि संसद में किन अध्यादेशों को लेकर रहेगा शोर और उपराष्ट्रपति ने क्यों याद दिलाया पीएम को उनका वादा। साथ ही इस बुलेटिन में बात होगी योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की और आखिर में बात जेईई और नीट परीक्षा कराने को लेकर छात्रों की नाराजगी की। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के नियम हो सकते हैं सख्त। गाड़ी के मालिकाना हक के लिए जरूरी फॉर्म 20 में संशोधन करने की तैयारी में केंद्र सरकार। सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किया जारी। फॉर्म 20 में संशोधन के लिए लोगों से मांगे गए सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने पर्युषण पर्व के लिए जैन मंदिरों को खोलने की दी सशर्त इजाजत। मुंबई में पर्युषण महोत्सव के दौरान 3 जैन मंदिरों को खोला जाएगा। सीजीआई बोबडे बोले, भगवान जगन्नाथ ने माफ किया, फिर कर देंगे माफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स। जुकरबर्ग की संपत्ति ने किया $100 बिलियन के आंकड़े को पार। फेसबुक के शेयरों में उछाल के बाद जुकरबर्ग की संपत्ति में हुआ इजाफा। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की टीम आईपीएल 2020 के लिए संयुक्त अरब अमीरात रवाना। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम ने यूएई के लिए भरी उड़ान। 19 सितंबर को होना है आईपीएल 13 का आगाज। और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 214 अंक की बढ़त के साथ 38,435 के स्तर पर और निफ्टी 59 अंक की बढ़त के साथ 11,372 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में चुनाव होंगे या टलेंगे, इसे लेकर अभी तक संशय बना हुआ था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस संशय से पर्दा हटा दिया है। आयोग की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि बिहार में चुनाव कराने के लिए उनकी तैयारियां सही दिशा में चल रही हैं। संभावना इस बात की है कि अगले महीने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी जाए। चुनाव 3 या 4 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव प्रचार और मतदान को लेकर आज चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव उस दौर में कराए जा रहे हैं जब देश स्वास्थ्य मुसीबत से घिरा हुआ है। इन्हीं हालात को देखते हुए लगातार चुनाव टालने की मांग की जा रही है। विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग को खत भी लिख चुकी हैं, लेकिन आयोग अपने रुख पर बरकरार है और आज तो उसने गाइडलाइन भी जारी कर दी है और यह बता दिया है कि आखिर बिहार में चुनाव कैसे कराए जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि इस बार नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन ही जमा करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में कोई उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा 5 लोग साथ हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने इलेक्शन के दौरान स्वास्थ्य मुसीबत को ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतने की भी बात कही है। गाइडलाइन में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपीई किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। इसी के साथ वोटिंग से पहले मतदाताओं को दस्ताने दिए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने वोटिंग की तैयारियों के साथ साथ प्रचार को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी। अब चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा का कार्यकाल 19 नवंबर को समाप्त होगा, इसलिए सितंबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है और मतदान अक्टूबर और नवंबर में होने के संकेत भी चुनाव आयोग की ओर से दिए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस पर साफ साफ चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये साफ है कि चुनाव टाले नहीं जाएंगे। अब देखना होगा कि चुनाव की रणभेरी कब बजती है। राजीव जी, पूरा देश स्वास्थ्य मुसीबत का सामना कर रहा है और बिहार में तो यह मुसीबत तेजी से बढ़ती जा रही है। साथ ही राज्य बाढ़ की परेशानी से भी दो चार हो रहा है। क्या ऐसे में चुनाव को टाला नहीं जा सकता था? आखिर बिहार में चुनाव की इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई जा रही है? जी आदित्य, आज जब बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस आ गई तो अब यह तय दिख रहा है आदित्य कि अक्टूबर नवंबर तक बिहार में चुनाव हो जाएंगे। अगर हालात सामान्य रहते तब भी यही समय होता चुनाव का, लेकिन तब लोकतंत्र का पर्व माने जाने वाले इस आयोजन में राजनीतिक दलों के साथ जनता भी उत्साह से भागीदारी करती। लेकिन अभी हालात इधर कुआं और उधर खाई वाले हैं। एक तरफ बीमारी है तो दूसरी ओर बाढ़ है और इन सब के बीच सरकार के सब कुछ ठीक कर लेने के दावे हैं। दरअसल जेडीयू तो चुनाव टालने के पक्ष में शायद थी ही नहीं, क्योंकि अगर चुनाव टलते तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता जिसमें भाजपा का दबदबा हो जाता। लेकिन राजद और लोजपा जैसे कई राजनीतिक दलों ने चुनाव टालने की मांग की और कई भाजपा नेताओं ने इसमें उनका साथ दिया। बिहार की जमीनी हकीकत भी इस वक्त चुनाव की इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन चुनाव आयोग सारी व्यवस्थाओं के साथ चुनाव कराने की बात कर रहा है। कागजों पर जो व्यवस्थाएं आसान और अच्छी लग रही हैं वे असल में भी
उतनी कारगर हो ये जरूरी नहीं है। मास्क पहनने से लेकर के सैनिटाइजर की व्यवस्था और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हर जगह चाक चौबंद हो, इसकी गारंटी कैसे ली जाएगी? चुनावी रैलियों या प्रचार के दौरान भीड़ को इकट्ठा होने से कैसे रोका जाएगा? इन सब के लिए जितना खर्च होगा उसका आखिर में बोझ क्या जनता को नहीं उठाना पड़ेगा? ये वक्त प्रकृति की मार से मुकाबला करने और स्वास्थ्य मुसीबत को हराने का था, लेकिन सत्ता की खातिर विरोधी दलों को मात देने के लिए सरकार शायद चुनाव चाह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सरकार अब यह मान चुकी है कि उसके भरोसे देश का विकास नहीं हो सकता, इसीलिए मोदी सरकार तेजी से निजीकरण को बढ़ावा देने में जुटी है। सरकार ने रेलवे स्टेशन, ट्रेनों के बाद अब एयरपोर्ट को भी निजी हाथों में सौंपने का फैसला कर लिया है। इसके खिलाफ विपक्ष भी आवाज बुलंद कर रहा है। इस बार परस्पर विरोधी दलों ने मिलकर सरकार को घेरा है। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार के फैसले अक्सर सियासत में बवाल की वजह बनते हैं। सरकार ने जब रेलवे स्टेशन, ट्रेनों के निजीकरण का फैसला लिया, तब भी विपक्ष ने सरकार खिलाफ आवाज उठाई थी। और अब जब सरकार ने एयरपोर्ट को भी प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी की है, तब विपक्ष के तेवर और भी तल्ख हो गए हैं। दक्षिण राज्य केरल में सरकार और विपक्ष केंद्र के खिलाफ एक साथ आ गए हैं। दरअसल कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने देश के 3 एयरपोर्ट्स को 50 सालों के लिए निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। इनमें जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के जरिए 50 साल के लिए लीज पर देने का फैसला लिया गया है, जिसका केरल सरकार विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को लीज पे दिए जाने के फैसले के खिलाफ ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ और लेफ्ट के एलडीएफ के नेता इस बैठक में शामिल हुए। सीएम विजयन ने कहा कि बैठक में एयरपोर्ट के निजीकरण के खिलाफ आम सहमति बनी। उन्होंने केंद्र सरकार पर अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट हैंडओवर करने के फैसले की समीक्षा के वादे से भी मुकरने का आरोप लगाया। वहीं विपक्षी नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। ऐसे में केंद्र सरकार एक तरफा फैसला नहीं ले सकती। दोनों नेताओं के बयान से साफ है कि लेफ्ट और कांग्रेस केरल विरोधी रुख अपना रही हैं। हालांकि शशि थरूर कांग्रेस से अलग राग अलाप रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, तिरुवनंतपुरम के इतिहास, यहाँ की क्षमता और स्टेटस को देखते हुए स्थानीय लोग फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट के हकदार हैं। इस संबंध में फैसला लेने में देरी हुई। थरूर के इस बयान पर कांग्रेस ने बिगड़ी बात को संभालने की कोशिश की है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि हम एकजुट हैं। कांग्रेस के इस दावे के बाद साफ हो गया है कि वो निजीकरण के मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है। अब सरकार के निजीकरण के फैसले के खिलाफ विपक्षियों की आवाज तो उठेगी ही, और विपक्ष निजीकरण का विरोध कर भी रहा है। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि विपक्ष का उसे दूसरे मुद्दों पर समर्थन मिल सकता है। जी हां, इस बार के मॉनसून सत्र में सरकार 11 अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पेश करेगी और इन्हें पास कराने की कोशिश भी करेगी। इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष का भी सरकार को सहयोग मिले। तो कौन से हैं ये अध्यादेश, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के चलते पूर्णबंदी लगाई गई, जिसके बाद अब देश को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। इस बीच सरकारी गहमागहमी भी बढ़ गई है। केंद्र सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि सितंबर के दूसरे सप्ताह से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो सकती है। हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि ये सत्र ऐसे माहौल में होगा जब एक तरफ महामारी का प्रकोप हर तरफ फैला हुआ है, तो दूसरी तरफ सीमा पर गतिरोध जारी है। जबकि सरकार के सामने ये चुनौती है कि उसे दिसंबर में होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले इन 11 अध्यादेशों को संसद के आगामी सत्र में पारित किया जाना है। अगर बात करें अध्यादेशों की, तो इनमें संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़ा मंत्रियों का वेतन और भत्ता अध्यादेश में शामिल है, जिसे 9 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। यह अध्यादेश मंत्रियों का वेतन और भत्ते एक्ट 1952 में संशोधन करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के महामारी रोग संशोधन अध्यादेश को 22 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। यह अध्यादेश महामारी रोग एक्ट 1897 में संशोधन करता है। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय का अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020 है, जिसे 5 जून 2020 को जारी किया गया था। उक्त अध्यादेश अनिवार्य वस्तुएं एक्ट 1955 में संशोधन करता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ही अन्नदाताओं के हित में लाया गया अध्यादेश, जिसे 5 जून 2020 को जारी किया गया था। कृषि मंत्रालय का मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश को 5 जून 2020 को जारी किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल संशोधन अध्यादेश 24 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। उक्त अध्यादेश होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 में संशोधन करता है। सरकार ने वित्त मंत्रालय के टैक्सेशन और अन्य कानून विभिन्न प्रावधानों में राहत अध्यादेश 2020 को 31 मार्च 2020 में जारी किया गया था, जिसे पारित किया जाना है। वहीं दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 को 6 जून को घोषित किया गया और 26 जून को घोषित बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश को रखा गया है। ये सभी महत्वपूर्ण अध्यादेश हैं
जिन्हें इसी साल कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दरअसल इन अध्यादेशों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और साथ ही कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे लोगों के कल्याण के जरिए ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है। अब सरकार को विपक्ष का कितना साथ मिलता है और कौन सा अध्यादेश कानून बनेगा, ये संसद के सत्र में तय होगा। वैसे सबसे बड़ा सवाल तो संसद सत्र शुरू होने को लेकर है। इस सवाल का जवाब अभी तक सरकार की ओर से नहीं मिला है। वहीं उपराष्ट्रपति ने भी ऐसे मौके पर सरकार से एक सवाल पूछ लिया है। दरअसल देश में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण नीति बनाने को लेकर कई बार मांग उठ चुकी है। विपक्ष से लेकर तमाम नेता मोदी सरकार से कह चुके हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रयास करें। बावजूद इसके सरकार ने दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। और अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी चिंता जाहिर करते हुए इशारों में मोदी सरकार को इस मुद्दे पर काम करने की सलाह दी है। भारत भले ही विकास के मामले में दूसरे देशों से आगे निकले ना निकले, लेकिन वो जनसंख्या के मामले में सबसे आगे निकल रहा है। यही रफ्तार देश में विकास को रोक रही है। इस बात को लेकर विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार से नियंत्रण नीति पर काम करने की अपील की है, जिसका नतीजा नजर नहीं आया है। वहीं अब देश की बढ़ती जनसंख्या पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए विकास की चुनौतियों में सावधानी बरतनी होगी। राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को इस मामले में लोगों को समझाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने जनसंख्या के मुद्दे पर सबका ध्यान लाते हुए कहा कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण आज विकास की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। हमें जनसंख्या और विकास के बीच के संबंध को पहचानने की जरूरत है। विशेषज्ञों द्वारा किए गए अनुमानों के हवाले से कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 2036 तक बढ़कर 1.52 बिलियन हो जाएगी। इन्हीं आंकड़ों पर चिंता जाहिर करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि जनसंख्या बढ़ोतरी के चलते आज 20% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और इतने ही लोग अशिक्षित भी हैं। देश को विकास की पटरी पर लाने के लिए हमें परिवार नियोजन पर जोर देना होगा। उपराष्ट्रपति से पहले कुछ बीजेपी के नेता भी मोदी सरकार से नीति लाने की मांग कर चुके हैं। पिछले दिनों बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 2019 को आपने देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून के उपायों को लेकर आश्वस्त किया था। अब वक्त आ गया है उस शपथ को पूरा करने का। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि संसद के आने वाले सत्र में इस विषय पर उपयुक्त बिल लाया जाए। अब बीजेपी नेता मांग कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं, विपक्ष आवाज उठा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि मोदी सरकार नियंत्रण नीति पर कब तक कदम उठाती है। केंद्र की मोदी सरकार को तो उपराष्ट्रपति ने सलाह दे दी है। अब देखना होगा कि इस सलाह के बाद सरकार क्या रणनीति तैयार करती है। वहीं तैयारियां तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भी विपक्ष ने तेज कर दी हैं। वैसे राज्य में विधानसभा चुनाव होने तो 2022 में हैं, लेकिन विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष ने तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं और चुनाव से पहले राज्य का ब्राह्मण वोट सभी की पसंद बन गया है। सपा बसपा तो इसे लेकर अपने पाले में करना ही चाहती हैं। वहीं बीजेपी भी इस दौड़ में शामिल होने की कोशिश में है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में जातिवाद की सियासत हमेशा जोरों पर रहती है। एक बार फिर जातिवाद को हवा मिल रही है। इसकी वजह सपा और बसपा का ब्राह्मण कार्ड है। दोनों ही विपक्षी दल ब्राह्मणों को रिझाने में जुटे हैं। बीजेपी ब्राह्मणों को अपना कोर वोट बैंक मानती है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये वर्ग राज्य की योगी सरकार को नाराज दिखाई दे रहा है, जिस कारण से बीजेपी को अपनी सियासी जमीन खिसकने का डर सता रहा है। अपने इस आधार को बचाने के लिए बीजेपी ने भी ब्राह्मणों को रिझाने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल का जल्द पुनर्गठन कर राजनीतिक और सामाजिक संतुलन साधने का दांव चल सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं, जिसमें खाली मंत्री पद भरे जाएंगे। साथ ही ये योगी सरकार का चुनाव के पहले का आखिरी विस्तार माना जा रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है, जबकि कुछ मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ उम्रदराज मंत्रियों को विश्राम दिया जा सकता है और उनकी जगह युवा मंत्रियों को मौका दिया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्रिपरिषद में 60 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद में 6 स्थान खाली हैं। ऐसे में योगी सरकार अपनी मंत्रिपरिषद में 6 लोगों को शामिल कर उन्हें मौका दे सकती है। विपक्षी घेराबंदी को तोड़ने के लिए योगी सरकार मंत्रिमंडल फेरबदल के जरिए ब्राह्मण समुदाय कुछ लोगों को शामिल कर उन्हें राजनीतिक संदेश दे सकती है। हालांकि पिछले साल हुए कैबिनेट विस्तार में 6 ब्राह्मणों को शामिल किया गया था। अब देखना होगा सपा और बसपा के डर से क्या योगी ब्राह्मणों को कैबिनेट में शामिल करते हैं या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात जेईई और नीट की परीक्षा की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा हालात के बीच नीट और जेईई परीक्षा कराए जाने को लेकर हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन छात्र अभी भी इस फैसले से नाराज हैं और अब बताया जा रहा है कि परीक्षा स्थगित हो सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षा के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल छात्र स्वास्थ्य मुसीबत के कारण परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। वहीं कोर्ट ने छात्रों की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए, एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर परीक्षा को लेकर छात्र लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीट जेईई परीक्षा स्थगित की जा सकती है, लेकिन ये फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा किए बिना
नहीं लिया जा सकता है। जेईई और नीट परीक्षा के मुद्दे पर 25 अगस्त के बाद 2 मीटिंग आयोजित की जानी है। इस मीटिंग को शिक्षा मंत्री द्वारा बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि महामारी के चलते नीट और जेईई मेन परीक्षाओं को 2 बार स्थगित किया जा चुका है। पहले ये परीक्षाएं मई में होनी थी, जिन्हें बाद में जुलाई में करवाने का फैसला लिया गया। हालांकि संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नीट और जेईई मेन की परीक्षाएं सितंबर में कराने का फैसला किया गया। अब जेईई मेन की परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जानी है। खैर, अब देश भर के लाखों छात्रों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि परीक्षाएं टलती हैं या नहीं। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।